मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दोस्तों, आज भारत संसार में सबसे विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच रहा है, तो इसकी मेन मुख्य कारण है किसानों की प्रगति। तो दोस्तों, ये आपको फसल दिखाई दे रही है, ये सरसों की फसल है और ये इस फसल के संरक्षक है, पालनहार है किसान। तो राम राम जी। राम राम जी। कृष्णा राम जी, क्या हालचाल है आपके? ठीक ही है हालचाल। और आप ये काम कर रहे हैं? सरसों की कृषि वो कितने समय से कर रहे हैं? मैं लगभग 20-22 साल का, उसी टाइम से मैं सरसों की ये खेती कर रहा हूँ। सरसों की पैदावार में कैसी वृद्धि है अभी फसलों में? पैदावार तो ठीक ही है। जो किसान मेहनत करता है, देख रेख करता है टाइम से, और ठीक ले लेता है पैदावार। अच्छा, अभी आपने कितने बीघा जमीन पे सरसों बो रखी है और कितने में गेहूं बो रखी है? मैंने 20 बीघा में सरसों बो रखी है और 10 बीघा में कणक बो रखी है, 15 बीघा में चने बो रखा है। वीडियो में दिख रहा है कि फसलों की सिंचाई है वो ट्यूबवेल से होती है, फव्वारों से होती है। तो इसमें आपको कितने घंटे बिजली मिलती है? हमें 6 घंटे सरकार की बिजली अलाउ है, जो 6 घंटे मिल रही है। 24 घंटों में आपको 6 घंटे विद्युत की आपूर्ति होती है, उससे आप फसलों की सिंचाई करते हैं। हाँ जी। तो उससे पर्याप्त सिंचाई हो जाती है सरसों की और गेहूं की? नहीं, हम तो ये चाहते हैं भाई सरकार बिजली 10-12 घंटा दे, इससे अच्छी तरह सिंचाई होगी, देश में उत्पादन बढ़ेगा। बाकी सरकार का अभी तो यही नियम है भाई, हम आपको 6 घंटे। दूसरे राज्यों में, हरियाणा में और तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो वहाँ पे कितनी घंटे बिजली देते हैं, इसको कोई आपकी जानकारी है? नहीं, दूसरे राज्यों की कर्नाटक में बिजली मिलती है 13 घंटा बिजली मिलती है। तो हमारे राजस्थान में 6 घंटे बिजली मिलती है और रेगिस्तानी इलाका है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है। तो इतनी कम बिजली सरकार की क्या मंशा जाहिर होती है? तो बिजली यहाँ ज्यादा देनी चाहिए। हमारी जमीन है ना, ये बेलुई मिट्टी है, बड़े बड़े कणों की है, तो इसमें पानी जल्दी सूख जाता है और जो पानी नीचे भी जल्दी चला जाता है। आपका कहने का मतलब है कि राजस्थानी रेगिस्तानी जमीन है बीकानेर जिले की, वो नमी धारण करने की क्षमता उनमें कम होती है, ये जल्दी सूख जाती है और जल्दी भीग जाती है। ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है। भीगने तो इसमें टाइम लगता है। अच्छा, सूख जल्दी जाती है क्योंकि ये कण बड़े हैं, धूप से सूख जाती है और पानी वो नीचा भी जल्दी। सर, रेगिस्तानी इलाकों में आप एग्रीकल्चर कृषि करते हो, तो फसलों में कौन कौन सी बीमारियां मुख्यतः होती है या नहीं होती है बीमारियां? देखो, मौसम के हिसाब से बीमारी तो आती रहती है फसलों में। मेन मुख्य है सरसों की फसलों में कौन सी बीमारी है? अब इस टाइम की फंगस की बीमारी आ जाती है सरसों में, जो टुंटी बोलते हैं आम भाषा में हम किसान लोग हैं। तो उसमें एडमास एक स्प्रे फंगसाइड की कर देते हैं उस किसान, तो उससे बचाते हैं। बाकी वो जो फलियां लगती है वहाँ टूंटियां लटकने। अच्छा सर, आप फसलों को सरकारी समर्थन मूल्य पे बेचते हैं, तो पिछले साल सरसों का समर्थन मूल्य कितना था? पिछले साल 48-49 क्लियर। आपको मतलब अमूमन 5,000 के आसपास इसका समर्थन मूल्य था। तो 5,000 के अंतर्गत आप सरकारी खरीद में सरसों की आप बेचान करके आए थे, तो वो सरकारी रेट है, वो उससे आप सहमत हैं? ये रेट अच्छी है? तो सरकारी ठीक है, पर इसमें सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदती नहीं है। वो सिर्फ ओनली 25, एक किसान की 25 क्विंटल खरीदती है, बाकी बचती है ना, तो वो लोग वो आपको प्राइवेट क्षेत्र में बेचना पड़ता है और उसकी उतना दाम नहीं मिल पाता है। दाम नहीं मिलता है, वो व्यापारी मनमर्जी से मिल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको बिजली कम मिलती है। हाँ जी। सिंचाई करने के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली हो तो किसानों की है क्या 20 बीघा जमीन पे आराम से सिंचाई हो जाती है। लेकिन अभी क्या है कि फसलों के अंदर 30 वारी आती है आम भाषा में, तो फसलों का उत्पादन उतना हो नहीं पाता है। और सर्दियों के मौसम जाने के बाद अचानक से तेज गर्मी आती है, तो फसलों को काफी नुकसान होता है। उससे एक ही बचाव है कि अधिक से अधिक सिंचाई, और दूसरा समर्थन मूल्य वो सरकार बहुत कम जारी करती है। इतना समर्थन तुलवा लेना तो किसान के। आपके कहने का मतलब है समर्थन मूल्य तो ठीक है, लेकिन 25 कुंटल से अगर 50 कुंटल कर दे या 70 कुंटल कर दे तो किसान को काफी सहायता मिलेगी। किसान का भला होगा। तो आपके कई मामले। और मूंगफली की फसल है वो कितने महीने में पकती है और उससे उत्पादन कैसा रहता है आपका? लगभग 7-1 महीनों में पकती है, 7-7.5-8 के बीच में पक जाती है। और उसमें मतलब पूरे साल ही बिजली 6 घंटे मिलती है? 6 घंटे देती है। सही सर, रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, आपको बिजली है वो 6 घंटे की आपूर्ति मिलती है। और कई बार क्या है कि फॉल्ट बोर्ड के वजह से में भी काट डालते हैं, तो 6 घंटे में भी कम हो जाता है, तो उस टाइम फसलें जड़ जाती है। तो राजस्थान सरकार के राजनेता वो है, लोग सुन रहे हैं तो जरूर किसानों की बात सुनिए
और इनकी बात पर गौर फरमाइए कि 6 घंटे बिजली मिलती है इनको, और वो भी टाइमली नहीं मिलती है, दिन में नहीं मिलती है, वो भी रात में मिलती है। तो कई बार रात को इनको नींद है वो निकालनी पड़ती है और रात को लाइनें फोड़नी पड़ती है, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक किसान ट्यूबवेल करता है तो लगभग 15 लाख का खर्चा आता है। किशन जी 15 लाख का खर्चा आ जाता है। बिल्कुल आता है 15 20 बीघा जमीन पे एक ट्यूबवेल का निर्माण करते हैं तो संपूर्ण खर्चे, बिजली कनेक्शन लेना, पाइप डालना और मशीनें लगाना, सारा कुछ कंप्लीट खर्च है वो 15 लाख में पड़ जाता है। और 15 लाख की किसान के पास तो अमूमन पैसा होता नहीं है। वो बैंकों से केसीसी लेता है या बैंकों से कर्ज लेता है, प्राइवेट हो सरकारी बैंक हो, या किसी रसूखदार से पैसे उधार में ब्याज पे लेता है। और 15 लाख का दोस्तों आपको ब्याज का पता ही है, बैंक है वो 1 रुपया लेता है और आम ब्याज है वो 2 रुपये सैकड़ा का चलता है। तो 15 लाख का महीने का 30,000 का ब्याज है। 8 महीने में मूंगफली की फसल पकती है तो 8 तिरी 24 लगभग 3 लाख रुपये, 2.5-3 लाख रुपये ब्याज की हो जाती हैं और इतनी फसल हो पाती है। तो 15 लाख को पैसे हैं वो केवल ब्याज किसान ब्याज भरता है और मूल राशि है वो वैसी की वैसी रहती है। 3-4 साल तक फसलों में, खेतों में अच्छी फसलें होती है, लेकिन उससे ब्याज भर पाते हैं और उसके बाद ज़मीन की उर्वरकता वो वास हो जाता है और उतना फसल का उत्पादन नहीं रहता है। तो 15 लाख के 20 लाख कर्जा हो जाते हैं, 20 लाख के 30 लाख कर्जे हो जाते हैं और अंत में किसान को ज़मीन बेचनी पड़ती है और किसान की हालत ख़राब हो जाती है। और अंत में जो किसान बिल्कुल बीच में आ जाता है तो वो या तो आत्महत्या करता है या ज़मीन को उसको बेचनी पड़ती है। तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार को मद्देनज़र रख के किसानों के हित में योजनाएं आगे बढ़ानी चाहिए। और किशन लाल जी से दूसरी बात और हम ये करते हैं, किशन लाल जी आप है वो जैविक खेती करते हैं, आप गेहूं की जैविक कृषि करते हैं। आप, हमने सुना है गांव में और आसपास क्षेत्रों में आप गेहूं की फसल है वो बेचते हैं और जैविक गेहूं आपकी बहुत प्रसिद्ध है। तो जैविक गेहूं के बारे में थोड़ा हमारे कृषकों को बताइए कि आप कौन से नंबर की गेहूं की कृषि करते हैं और जैविक खाद में क्या क्या डालते हैं। मैं जैविक में खेती तो इसमें पहले तो ये गोबर की खाद डालता हूँ और फिर गोबर की खाद है तो केंचो वाली आती है, वो केंचो वाली डालती है और डायरेक्ट गोबर वाली मैं पशु रखता हूँ और खाद बना के उसके अंदर वो कचरा डाल के 1-2 साल तक पानी में उसको ऊपर से बंद करके और पूरा कचरा वो एकदम गल के सही हो जाता है ना खाद। तो उस पशुओं की खाद को डाल के और फिर पहले पानी में एक NPK आती है जैविक, वो दे देता हूँ। उससे वो मेरा उत्पादन भी अच्छा होता है और फसल मेरी जैविक होती है। अनावश्यक मेरे को ये यूरिया DAP अनावश्यक नहीं डालता। एक किशन लाल जी, हमें अखबार में पढ़ने में मिलता है, किसानों से बातचीत करते हैं तो यूरिया की काफ़ी किल्लत रहती है। तो सरकार को अमूमन एक किसान को फिक्स यूरिया क्वांटिटी देनी चाहिए भाई, एक किसान को लगभग 10 क्विंटल यूरिया मिलेगी 1 साल की। तो ऐसी कुछ योजना आ जाए, सब्सिडी युक्त यूरिया खाद मिले तो कैसा रहेगा। इसमें ये जो दुकानदार लोग हैं ना वो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, और अपना जो भी आता है ना उसे सेटिंग रखते हैं, जो से खाद सेल करते हैं, वितरण करते हैं, तो वो उस खाद को अपने गोदामों में डाल लेते हैं और फिर अपने चैतों को अपनी दवाइयों के साथ बेच देते हैं। आपके कहने का मतलब है किसान उनको तो मिलती नहीं यार, कुछ लोगों के जो मिली भगत करके वो अनावश्यक एक्स्ट्रा ही पड़ी रहती है। तो ये सरकार का अगर सिस्टम सही हो ना तो लोगों को सही ढंग से मिले। आपके कहने का मतलब है कि जमाखोरी बढ़ती है और आम किसान, जरूरतमंद किसान है, उसको यूरिया मिल नहीं पाती है और यूरिया के लिए उसे या तो अधिक रकम देनी पड़ती है या बिना यूरिया की फसल का उत्पादन करना पड़ता है। तो उससे क्या है कि फसलों की वृद्धि में बहुत कमी होती है। पे उसको खाद नहीं डाली जाती है तो उत्पादन घट जाता है उसके फसलों का। और एक किशन लाल जी, जो सरकारी बैंक है जैसे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, ऐसे कई सरकारी लिमिटेड बैंक है, वो किसानों को 3 लाख ऋण पे लगभग कितना % ऋण देता है। 3 लाख की लिमिट पे कितना ब्याज लेता है वो बताते हैं, 7% लेते हैं। इसमें वो टाइम से किस्तें भरता है ना किसान है तो उसका 3% सरकार वापस सब्सिडी कर देती है, तो उसको 4% ही ब्याज। आपके कहने का मतलब है सरकारी लिमिटेड बैंक है जो भी, वो 3 लाख की KCC आपको देते हैं 20 बीघा या 15 बीघा जमीन ट्यूबवेल की खेती पे। तो उसमें आप टाइम पे ब्याज भरते हो तो आपको 3% ब्याज की छूट मिलती है और केवल 4% ब्याज वो आपको 3 लाख पे देना पड़ता है। तो मैं एक किसान की बात समझता हूँ कि 3 लाख रुपये हैं वो एक ट्यूबवेल के खेती में उतने ज़्यादा नहीं है और 3 लाख से कई बार क्या है कि काम आधा अधूरा ही हो पाता है। उतना किसान के लिए कोई काम वो फसल के पैसे हैं वो KCC के पैसे वो काम में नहीं आते, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं।
तो आप क्या मांग रखेंगे कि 3 लाख से ज्यादा लिमिट बननी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए किसान के लिए केसीसी और ब्याज हो 4%, 10 लाख रुपए देना चाहिए। मिनिमम 10 लाख रुपए सरकारी लिमिटेड बैंक दे और 4% ब्याज पे। 3 लाख से क्या है कि अभी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो 3 लाख से किसान को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये भी परेशानी है बहुत बड़ी कि केसीसी के अंदर 3 लाख की लिमिट बैंक वाले देते हैं 4% ब्याज पे, लेकिन 3 लाख से अमूमन कुछ नहीं हो पाता है और किसान को या तो ब्याज। ये शुरू की सरकारें की स्कीम थी, उस टाइम तो हर चीज इतना महंगाई नहीं थी, तो उसका उस टाइम तो काम चल जाता था। तो सरकार का वही नियम पड़ा है और महंगाई बढ़ने से खर्चे 4-5 गुने बढ़ गए किसानों के, तो उससे कोई। आप एक जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, राजस्थान के बीकानेर जिले के तेजरासर गांव के आप एक सम्माननीय किसान हैं और आप हमारे गांव में भी प्रसिद्ध है। आपके खेती करने का तरीका है वो बड़ा ही नायाब है और हम आपकी खेती करने के तरीके से इतने प्रसन्न हुए कि हमें एक वीडियो बनाना पड़ा। तो आप किसी की राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं है? नहीं, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो उस खेती बाड़ी में ध्यान रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आज़ादी के बाद एक सच्चे भारत के निर्माण में काफ़ी सहयोग दिया था। तो वर्तमान सरकार बीजेपी की भाजपा की सरकार है और पुरानी कांग्रेस की सरकार है, तो उन दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? किस सरकार ने किसानों के हित में काम किया, किस सरकार ने किसानों के हित में कम काम किया? कांग्रेस सरकारों ने किसानों के हित में ज्यादा ही काम किए हैं, शुरू में किसानों का ध्यान रखा है कांग्रेस सरकार ने लगभग 1971 के आसपास इंदिरा गांधी ने कानून निकाला जी नहीं दिया था, हरित क्रांति, और उसका बहुत बड़ा असर। अच्छा, हरित क्रांति जो भारत की बहुत बड़ी क्रांति थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, उसकी जो नींव है वो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की देन है, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ जी। और सर एक ही बात ये पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के समय हरित क्रांति हुई थी और फसलों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा था, लेकिन उसका असर केवल पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ही बढ़ा था, पूरे देश के राज्यों में उसका उतना असर नहीं पड़ा था। वर्तमान में भाजपा की सरकार है वो किसानों के हित में पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये 4 महीनों के अंदर देती है, साल के 6000 रुपये देते हैं। तो वो किसानों की किस प्रकार हेल्प करते हैं? क्या योजना है किसानों के? तो इस महंगाई में कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, वो एक सरकार ने नाम ऐसा कर रखा है, उसमें ज्यादा कोई। देखो किशन लाल जी, किसी सरकार ने किसान को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 2000 रुपये 4 महीनों के साल के 6000 रुपये देने की कोशिश की। हालांकि ये कम है, लेकिन एक शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। शुरुआत तो की है, इसमें सरकार अगर किसानों को ज्यादा सहायता देना तो किसानों का भला हो सकता है। 2000 रुपये तो आपके हिसाब से किसानों के साथ एक भज्जा मजाक है। 2000 रुपये से अमूमन कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन 2000 की जगह सरकार साल के 4 महीनों के 5000 रुपये दे और साल के 15000 रुपये किसान के खाते में डाले, तो उससे किसान थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 2000 से कुछ नहीं होने वाला, इतनी ज्यादा महंगाई है, पेट्रोल के इतना भाव है, डीजल के भाव है, हर चीज महंगी है, हर चीज। वर्तमान में जो भाजपा सरकार ने जो किसान हित में जो बिल लाया था कि एग्रीकल्चर बिल लाए थे, वो वापस बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया संसद में, उसको जो पारित किए थे किसान के हितों में जो बिल लाए थे, किसान एग्रीकल्चर बिल लाए थे, तो उस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? उस बिल के बारे में तो जो गांव के किसान हैं उनको तो इतना पता ही नहीं है भाई ये उसके हित में है, कई हित में है, जो भी है। कुछ लोग उसने भाई वो उसका विरोध किया और भारत के लगभग 75% किसान है वो अनपढ़ है। हाँ। और अनपढ़ व्यक्ति कितना जागरूक होता है ये हम सब जानते हैं। कुछ पढ़े लिखे है ना, तो उसको टाइम नहीं है वहाँ आंदोलन करने के लिए। वो तो जैसे सरकार है किसान के हित में सोच के जो भी कर देती है स्वीकार कर लेते हैं। कुछ क्षेत्रों के किसान जागरूक है तो वो उसके बारे में विरोध करते हैं और किशन जी, सरकार से। वर्तमान भाजपा सरकार ने जो कानून लाए थे, जो अभी कानून वापस लिया है, उस कानून के अंदर ये नियम था कि सरकार वो समर्थन मूल्य पे फसलों की खरीद नहीं करेगी, तो ये तो क्या गलती है? वो तो किसानों के साथ अन्याय है सरेआम, क्योंकि समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होगा तो जो फसल खरीदने वाले रसूखदार है तो वो अपनी मनमर्जी के भाव लगाएंगे, तो उससे किसान का नुकसान ही होगा। या इस कानून से किसानों को बेनिफिट होता? आपकी राय में एकदम व्यक्तिगत तौर पे आप बताएं। नहीं, एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदती है ना, तो व्यापारी सब मिले हुए होते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। तो वर्तमान में भाजपा सरकार ने जो जनता के दबाव में वापस कानून लिया है वो सरकार का अच्छा कदम माना जाएगा? भाई सरकार को पता लग गया है, भाई किसान है वो इस बात को समझ गए हैं कि ये किसान बिल है वो किसान विरोधी है। अब हर जो किसान है ना, जो मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझ रहे, वो उनके समझ में नहीं आया क्या ये बिल किसानों के हित में था या अहित में था, उसके कंफ्यूजन में है किसान। एक किशन लाल जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भारत में आरक्षण का बड़ा दबदबा रहता है, ओबीसी को आरक्षण है, आप ऐसे ओबीसी में आते हैं, कई किसान SC ST में आते हैं, कई किसान जनरल कैटेगरी भी है, अलग अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा ओबीसी और SC ST के किसान आते हैं।
तो किसानों का भी अलग से आरक्षण होना चाहिए या सभी आरक्षण है वो खत्म होने चाहिए? आपके आरक्षण के प्रति क्या राय है सच्चाई में? आम भारतीय ये सुनना चाहते हैं कि आम किसान की क्या? सबको बराबर रखना चाहिए, नहीं तो अब जो मेहनत करेंगे उसको आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, उनको जो सहायता देनी है किसानों को वो एक तरफा ही सहायता देनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भाई जो बिल्कुल ही जमीनहीन है तो उनको सरकार ने अलग से रोजगार देना चाहिए। जिसके पास जमीन है तो सबको ये एक हिसाब से ही सरकार को सहायता देनी चाहिए। वर्तमान में भाजपा की सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्टेट और सेंट्रल लेवल पे ईडब्ल्यूएस योजना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की एक स्कीम निकाली है। इसके अंदर स्वर्णों को भी आरक्षण दिया जाता है आय के आधार पर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सभी लोगों को आय के आधार पर आरक्षण दिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आय के आधार पर, जैसे मान लिया आपकी आय कम है, जाति के मानना पड़े में सरकार डालती है ना, तो ये गलती है। आय के आधार पर आरक्षण होना चाहिए यही होना चाहिए। और जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया किसी की जाति है, SC ST कोई किसी जाति का व्यक्ति है, वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, हाँ। अब वो पूंजीपति हो गया, वो मतलब सशक्त हो गया तो फिर है, अब उसके बच्चे को आरक्षण मिलता है, वो दे रहे हैं सरकार, तो गलत है वो अब उसके बच्चे को आरक्षण मिलना बहुत मतलब एक नाइंसाफी है अन्य छात्रों के लिए जो गरीब मेहनत करते हैं। उनको देना चाहिए सरकार, जो जिसको फायदा दे दिया नहीं सरकार को, और वो उनको साइड से निकाल देना चाहिए। और सरकार एक बना दिया डरा कि भाई हम तो सिर्फ SC ST में तो लोग बहुत धनवान हो गए, और सवर्णों में OBC में भी कुछ लोग गरीब है, तो सरकार को आय के आधार पर ही सहायता देनी चाहिए। और वर्तमान में भाजपा सरकार ने सेना पे काफ़ी, अभी जो बजट है 21-22 का, उसमें सेना पे काफ़ी खर्च किया है। तो भारतीय सेना पे भारत सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, तो ये अच्छा कदम है भारत सरकार का? या सही है, देखो देश की रक्षा करती है सेना, और सेना को अगर सरकार सशक्तिकरण करती है, मजबूत करती है, तो देश आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार है वो सेना के सशक्तिकरण में काफ़ी आगे है या कांग्रेस सरकार आगे थी? विकास तो ज्यादा कांग्रेस सरकार ने किया है, और सेना को भी मजबूत किया था कांग्रेस सरकार ने, और भाजपा अपने हिसाब से देख रही है भाई अपने क्या आवश्यकता मतलब बीजेपी के नेता है, बीजेपी के विधायक है, सांसद है, वो कह रहे हैं कि 17 सालों में कुछ नहीं किया हमने 2014। राजनीति में ऐसा ही होता है। राजनीति में बस अपनी बात ऊपर रखने के लिए दूसरे को उनको बुरा भला कहना ही पड़ता है। और जो भी देखो सरकारें आती है ना, कांग्रेस सरकार ने गरीबों को तो इतने काम किया था, ये मतलब बड़े बुजुर्गों से भी हमने सुना है, हमें भी ऐसा एहसास हुआ है भी कांग्रेस में गरीबों में इतने। एक इंदिरा गांधी ने 1971 में कानून पारित किया था, उस कानून के अंतर्गत SC ST के लोग है वो जमीन है वो किसी OBC या सवर्णों को जमीन बेच नहीं सकते। इससे ये फायदा हुआ कि SC ST की जमीन है वो SC ST के अंदर ही रह गई। भला हुआ उनका। तो ये कानून आपके हिसाब से ये कानून कैसा था? नहीं तो वो जमीन हीन हो जाते हैं वो लोग सारे। OBC में कई जातियां ऐसी है जो बहुत गरीब है, लेकिन उनकी जमीनें वो बिक गई है और वो अब भूमिहीन हो गए हैं। और SC ST में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीनें नहीं बिकी है, तो उनको क्या है कि लोग ज़मीन है बुआई के लिए लेते हैं और वार्षिक उनको पैसे देते हैं। तो SC ST वालों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, KCC वगैरह से बेनिफिट हुआ है। तो इस कानून से कांग्रेस ने SC ST के लोगों की कमर मजबूत कर दी है। ये बात सही है या गलत है? सही है, ये बात उनको मजबूत किया था सरकार ने ऐसा कानून लाके। तो लास्ट में मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सरकारें, बहुत सारी सरकारें हैं वो वृद्धजनों को, विधवा को, विकलांगों को, देखिए पंजाब में, हरियाणा में 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है विधवा महिला को, और विकलांगों को 1000 रुपये पेंशन मिलती है। राजस्थान में 750 विकलांगों को मिलती है। जो 75 साल से अधिक विधवा है उम्र की, उसको 1500 रुपये मिलते हैं। तो उनको ये समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का दायरा बढ़ाना चाहिए या पेंशन ये गवर्नमेंट है ये फिजूल खर्ची कर रही है, क्या कर रही है? ये तो अच्छा ही कदम है सरकार का। जो भी सरकार अगर ऐसा कर रही है तो थोड़ा बहुत बूढ़े बुजुर्गों को अपने खर्चे के लिए मिल जाए, तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी उनका इज्जत करता है, भाई दादी जी के पैसे आएंगे, कुछ मेरे को दादी जी देंगे, छोटे छोटे बच्चों के उसकी फीस में हेल्प कर सकती है दादी। वृद्ध लोगों के खाते में पैसे आते हैं तो वृद्ध लोगों की इज्जत बढ़ती है घर में। ये तो अच्छा ही कदम है सरकार का। तो अब आप किसान के तौर पर आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी? बिजली की रहेगी या यूरिया की रहेगी या किसानों का हित है? सरकारें अगर ध्यान देना तो किसानों का हित इसी में होगा कि उनको टाइम पे यूरिया DP दी जाए, और उसमें सरकारों को रेटों को नियंत्रण रखा जाए। ये जो दवाइयाँ वगैरह है, यूरिया DAP है, तो ये लोग हर 2 महीने बाद में ये रेटें डबल हो गई, ये चौबल हो गई। तो ये इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होना चाहिए। ये एक सिस्टम से चले और किसान टाइम से दवाई पानी दें, तो फसल देश में अन्न का उत्पादन अधिक होगा, तो देश मजबूत ही होगा। आप इस मिट्टी पे खड़े हैं और इस मिट्टी से आप सोने का उत्पादन कर रहे हैं,
तो इस मिट्टी से आपका कितना प्रेम है? मिट्टी से बहुत प्रेम है। आपको मिट्टी अपनी माँ के समान लगती है। माँ के समान। तो जय हिंद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा किशन लाल जी, और हमारे देशवासियों के लिए शुभकामनाएं दीजिए। जय हिंद, जय भारत।